गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कमलेश बी नारवानी आज आपके सामने फिर से हमारी पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान का लेसन 10 सरकार के अंग आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। इस लेसन के अंदर, इस अध्याय के अंदर हम सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में जानेंगे, उनकी कार्यप्रणाली एवं उनका निर्माण किस तरह से होता है। इसके लिए लेसन को शुरू करने के पहले आपको फिर से गाइडेंस देना चाहूँगा कि अपनी बुक खोल करके बैठे एवं जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स आपको बताई जाती है उसे राइट डाउन करते रहें, उसे अपनी नोटबुक में लिखते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेसन 10 सरकार के अंग। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। किसी भी सरकार के अंदर 3 अंग होते हैं। एक तो विधायिका जो कि कानूनों को बनाती है, दूसरी कार्यपालिका जो उन कानूनों को लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने का, उनके ऊपर थोपने का काम करती है, उनसे उनका पालन करवाती है, एवं न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई नागरिक उस कानून का पालन नहीं करता है तो उसे उचित दंड देने का काम करती है, उसे पनिशमेंट देने का काम करती है। तो इन तीनों अंगों की रचना किस प्रकार होती है एवं वे किस प्रकार कार्य करते हैं, इनकी सत्ता यानी कि इनके अधिकार, इनके पावर्स कौन कौन से हैं और इनका आपस में क्या संबंध है, इस पाठ में हम इन्हीं सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो राज्य का मूलभूत उद्देश्य कानून और व्यवस्था की समझ के द्वारा लोगों की सुख सुविधा में वृद्धि तथा सुरक्षा को सिद्ध करना है। किसी भी राज्य का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है कि उस राज्य के नागरिकों को प्रॉपर सुरक्षा दी जाए, लोगों के सर्वांगीण कल्याण को सिद्ध करते हुए उसकी स्वतंत्रता तथा मूलभूत अधिकारों का जतन और उनकी सुरक्षा करना है। राज्य के गतिशील विकास को सिद्ध करने के उद्देश्य से सरकार के ये तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच परस्पर एकता, सहकार तथा संकलन स्थापित करके सरकार प्रभावशाली तथा कार्यक्षम प्रशासन कर सकती है। अगर सरकार के ये तीनों अंग आपस में सहभागिता के साथ में काम करते हैं तो कोई भी राज्य विकसित हो तो भी वह और अधिक विकास को प्राप्त करता है, वहाँ पे शांति स्थापित रह सकती है, एवं अगर विकासशील देश हैं तो भी वह विकसित देश बनने की तरफ अग्रसर हो सकता है। विधायिका कानून के निर्माण का कार्य करती है, कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करवाने का तथा कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा अथवा दंड देने का कार्य न्यायपालिका करती है। संक्षेप में ये इन तीनों के कार्य हो गए। ठीक है। भारतीय संविधान में विधायिका अर्थात संघ केंद्र स्तर पर संसद तथा राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद, कार्यपालिका अर्थात संघ केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, कार्यपालिका का कार्यालय तथा प्रशासनिक तंत्र तथा राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल, उसका कार्यालय तथा प्रशासनिक तंत्र जो एक दूसरे के साथ घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। यहाँ इस चीज़ को समझिए कि अगर हमारा देश एक गणराज्यिक देश है एवं हमारे यहाँ पे संघात्मक शासन की स्थापना की गई है, जहाँ की केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर उनकी अलग अलग सरकारें बनी हुई हैं। अलग अलग सरकार होने की वजह से केंद्र स्तर पर भी विधायिका अलग हैं और राज्य स्तर पर विधायिका अलग हैं। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका अलग हैं तो राज्य स्तर पर कार्यपालिका अलग हैं। तो इसलिए केंद्र स्तर पर जो विधायिका हैं उसके अंदर विधान परिषद इसमें हमारी जो संसद आती है जो कि कानून को निर्माण का कार्य करती है, जबकि राज्य स्तर पर इसमें विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग पार्ट हैं। उसी प्रकार जिस तरह से लोकसभा एवं राज्यसभा, हमारे संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से राज्य स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। कार्यपालिका के अंदर केंद्र में
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल तथा कार्यपालिका का कार्यालय एवं प्रशासनिक तंत्र। एवं इसी तरह से अगर राज्य स्तर पर देखें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल अथवा उसका कार्यालय और प्रशासनिक तंत्र, ये आपस में कार्यपालिका और विधायिका आपस में घनिष्ठता के साथ में जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जो कानून बनाया जाता है विधायिका के द्वारा वही कानून कार्यपालिका के द्वारा लागू किया जाता है। लेकिन न्यायपालिका में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों में उच्च न्यायालय तथा उसके अधीन जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय तथा अन्य विशेष न्यायालयों का समावेश किया गया है। यहाँ पे न्यायपालिका को अनेक स्तरों में विभाजित किया गया है। इस तरह से न्यायपालिका विधायिका तथा कार्यपालिका से बिल्कुल अलग, स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा सुग्रंथित एक सूत्रीय अंग है। न्यायपालिका कभी भी कार्यपालिका एवं विधायिका के दबाव में आकर के कोई कार्य नहीं कर सकती है। भारत अलग अलग राज्यों से बना एक संघ राज्य है, क्योंकि हमारे यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था है। कोई भी राज्य स्वतंत्र और सार्वभौम नहीं है, ये हमने पिछले चैप्टर 9 में पढ़ा है। भारत में संघ तथा राज्य स्तर पर संसदीय पद्धति की सरकार है। इस पद्धति से राज्य सरकारों के बीच सत्ता विश्लेषण के सिद्धांत के अनुसार सत्ता का विश्लेषण किए जाने के कारण विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच गहरा और परंपरावलंबी संबंध होता है, जबकि न्यायपालिका स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा अलग एक विशिष्ट स्थान रखती है। सत्ता विश्लेषण का सिद्धांत, सत्ता किस किस तरह से विभाजित है। सत्ता विश्लेषण का सिद्धांत, राज्य के लिए सरकार जो कार्य करती है वे एक दूसरे से अलग होते हैं। तीनों अंगों के कार्य एक दूसरे से अलग होते हैं तथा प्रत्येक कार्य में एक विशेष प्रकार की निपुणता की आवश्यकता होती है। उसी तरह से क्या एक डॉक्टर का काम एक टीचर कर सकता है, एक इंजीनियर का काम एक डॉक्टर कर सकता है? नहीं कर सकता है। उनके लिए अलग अलग निपुण योग्यताधारी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसी तरह से सरकार के अंदर जो तीनों अंग होते हैं वो भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वर्क करते हैं, अर्थात अलग अलग अंगों द्वारा अलग अलग व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जाना चाहिए तथा अंत में प्रत्येक अंग के साथ अर्थात सरकार का संचालन सरल और कार्यक्षम बने। इसके लिए सत्ता का विभाजन करना आवश्यक है। जैसे विधायिका को कानून के निर्माण की सत्ता है, वह उसका दुरुपयोग न कर सके, इसके लिए कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को अनेक ऐसी सत्ताएं प्रदान की गई है जो विधायिका के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। ये जो सरकार के तीनों अंग हैं, ये तीनों ही अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें, इसलिए बाकी के दो अंगों को उस एक अंग के ऊपर ऐसी सत्ताएं दी गई है ताकि वह उसकी सत्ता को नियंत्रित कर सकें। जैसे उसी प्रकार कार्यपालिका पर विधायपालिका तथा न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण रखा जाता है तथा न्यायपालिका को विधायिका तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की अनेक सत्ताएं प्रदान की गई है। हम सबसे पहले विधायिका के बारे में जानेंगे। विधायिका भारत संसदीय लोकतंत्र वाला प्रजातांत्रिक राज्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संघ या केंद्र स्तर पर संसद तथा राज्य स्तर पर विधानसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। केंद्र स्तर पर संसद, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्य स्तर पर विधानसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। देश की सबसे महत्वपूर्ण तथा सर्वोपरि संस्था संसद है। सबसे ऊपर कौन सी संस्था है? संसद। भारत की संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा लोकसभा का समावेश किया जाता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के ही संसद बनती है। भारत की संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा और लोकसभा ये चारों ही अंग आते हैं। कभी आपसे अगर पूछा जाता है कि भारत की संसद के अभिन्न अंग हैं कौन कौन से, तो आपको इन चारों के नाम बताने होंगे। विधायिका दो प्रकार की होती है किसी भी देश में, एक सदनात्मक विधायिका एवं द्विसदनात्मक विधायिका। एक सदनात्मक विधायिका उसे कहते हैं जहां एक ही सदन होता है। जैसे हमारे गुजरात स्टेट में है ओनली विधानसभा है, हमारे यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, तो हमारे गुजरात स्टेट के अंदर ओनली एक सदनात्मक विधायिका है। जबकि द्विसदनात्मक विधायिका वहाँ होती है जहाँ विधायिका दो सदनों से निर्मित हो।
ऐसे जितने भी बड़े स्टेट हैं हमारे यहाँ पे, यूपी हैं या और भी अलग जो स्टेट्स हैं क्योंकि एरिया में बड़े हैं, उनके अंदर या फिर हमारे केंद्र सरकार में देखा जाए तो विधानसभा विधायिका के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, हम पहले पढ़ भी चुके हैं छोटी क्लासेज में। तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। तो संघ स्तर पर संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है, जबकि निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है। अच्छा, निचला सदन और ऊपरी सदन क्या होता है? निचले सदन के अंदर जनता के द्वारा डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, जबकि ऊपरी सदन के अंदर इन्हीं प्रथम सदन के सदस्यों द्वारा चुनाव में भाग लेकर के उनका चुनाव किया जाता है। इसे हम आगे समझेंगे। और भी राज्य स्तर पर विधायिका में विधानसभा तथा विधान परिषद ऐसे 2 सदन हो सकते हैं। अधिकांश राज्यों में एक ही सदन विधानसभा, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे अनेक राज्यों में विधान परिषद भी है। यानी विधान परिषद हमारे देश के सभी राज्यों में नहीं है। जो एरिया वाइज बड़े राज्य हैं या जहाँ की अगर विधानसभा ऐसा मानती है कि वहाँ पे विधान परिषद होनी चाहिए, तो वहाँ पर विधान परिषद भी बनाई गई है। आगे हम देख लेते हैं केंद्रीय स्तरीय विधायिका और संसद लोकसभा। लोकसभा का यह सदन संसद का निचला सदन है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान पद्धति से जनता के द्वारा किया जाता है। इसमें इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। आप भी देखते होंगे जब भी कभी चुनाव आते हैं लोकसभा के, तो हर एक एरिया में अलग अलग यानी कि त्यौहार की तरफ माहौल होता है। वहाँ पर लोग बाग सुबह पहले जल्दी उठ करके नहा धो करके चुनाव देने जाते हैं, वोट में देने जाते हैं अपना, तो उनमें उत्सुकता होती है। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने हुए जनता के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें से 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। बाकी के 543 सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ओके, राष्ट्रपति संसद, लोकसभा तथा राज्यसभा का भाग हैं, लेकिन राष्ट्रपति संसद के प्रथम सम्मेलन में उद्घाटन भाषण तथा संसद के संयुक्त सम्मेलन बैठक को संबोधित करने के अलावा कभी भी उपस्थित नहीं होता है। जैसा अभी हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी संसद के अभिन्न अंग हैं, लेकिन कभी भी राष्ट्रपति इनकी मीटिंग्स में नहीं जाता है। सिर्फ कब? जब एक बार संसद चुन करके आती है। जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो प्रथम मीटिंग जो होती है, पहली मीटिंग, उसको संबोधित करता है। राज्यसभा का चुनाव होने के बाद में उसकी प्रथम मीटिंग को संबोधित करता है। या कभी अगर किसी कानून को बनाने के लिए दोनों सदनों में मतभेद होता है तो उस मतभेद को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है उसमें भाग लेता है। इसके अलावा राष्ट्रपति कभी भी संसद की किसी भी सम्मेलन में या मीटिंग में नहीं जाता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र को बुलाने, स्थगित रखने तथा उसी प्रकार लोकसभा को भंग रखने का भी अधिकार रखता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो दोनों सदनों की जब चाहे तब मीटिंग बुला सकता है, या चाहे तो संसद को भंग भी कर सकता है। संसद के दोनों सदनों में तीनों वाचन से गुजरने के बाद जो भी कानून बनाया जाता है, कानून के लिए पहले संसद के दोनों सदनों में 3-3 वाचन की प्रक्रिया होती है। उसे हम आगे बिल बनने की प्रक्रिया के अंदर पढ़ेंगे। तो उन तीनों वाचन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद में जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाए तब तक कोई सा भी विधेयक कानून नहीं बनता है। ठीक है, लोकसभा स्थायी सदन नहीं है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राज्य 5 वर्ष के पूर्व भी लोकसभा का विसर्जन किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा हमारा स्थायी सदन है। ठीक है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन होता है क्योंकि इसके सारे मेंबर सिर्फ 5 साल के लिए ही बने होते हैं। 5 साल पूरे होने के बाद में लोकसभा को कंप्लीटली पूर्ण रूप से भंग कर दिया जाता है और फिर से नए इलेक्शंस होते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे और अगर उसे लगता है कि लोकसभा प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है कानून के अनुसार या संविधान के अनुसार, तो वह 5 वर्ष से पूर्व भी उसे भंग कर सकती है। भारतीय संसद संविधान में उल्लिखित सीमाओं में रहकर अपनी सत्ता का उपयोग कर सकती है। इस तरह संविधान सर्वोपरि है, संसद नहीं, क्योंकि अब संसद भी किसके अनुसार कार्य करती है?
संविधान के अनुसार तो सबसे सर्वोपरि किसे माना गया है? संविधान को। यदि संसद के द्वारा निर्मित कानूनों से असंवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन होता है, अगर लगता है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है, या अगर किसी कानून को बनाने में विसंगति पाई जाती है, तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और अगर न्यायालय को भी विश्वास हो जाए कि यह कानून संवैधानिक मान्यताओं के अनुसार या व्यवस्था के अनुसार नहीं बना हुआ है, तो वह उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। संसद सदस्य के लिए योग्यताएं। लोकसभा के सदस्य के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए तथा संसद के द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं को पूरा करता हो। जो भी संसद के अंदर योग्यताएं मानी जाती हैं उन्हें पूरा करता हो, जैसे कि वह पागल, दिवालिया या मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित किया गया न हो। क्योंकि अगर एक पागल होगा या अगर कोई दिवालिया व्यक्ति है, वह संसद में जाएगा तो क्या करेगा? देश को लूटने का काम करेगा। तो इसलिए वह मानसिक रूप से विक्षिप्त भी न हो, पूर्ण रूप से मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन वैतनिक कर्मचारी ना हो, यानी वह किसी भी राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल पद पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित न हो, ऐसे ही व्यक्ति लोकसभा के सदस्य के रूप में उम्मीदवार हो सकते हैं। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का समयांतर न हो, यानी कि संसद के अंदर जब भी 2 अधिवेशन होते हैं, अधिवेशन यानी मीटिंग्स, तो उसमें 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता है। इस प्रकार से सदन की बैठक बुलानी पड़ती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विसर्जन कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री कह दे कि भाई ये लोकसभा प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है या उसकी बात को कभी नहीं मानती है, तो वह राष्ट्रपति को अनुमोदन करके लोकसभा को भंग भी कर सकता है। व्यक्ति जिस सदन का सदस्य हो वह उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा मतदान कर सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य संसद के निचले सदन का सदस्य न हो तो भी वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग ले सकता है। ठीक है, यानी जो अगर लोकसभा का सदस्य है वह लोकसभा की मीटिंग में जा सकता है, जो राज्यसभा का सदस्य हैं वह राज्यसभा की मीटिंग में भाग ले सकता है। लेकिन अगर जिसे प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है वह चाहे लोकसभा का सदस्य ना हो या राज्यसभा का सदस्य भी नहीं हो, तो भी वह दोनों सदनों की मीटिंग्स में जा सकता है एवं उनकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। लोकसभा में गुजरात की कुल 26 सीटें हैं। गुजरात से जो लोकसभा की सीटें हैं वो टोटल 26 सीटें हैं। यहाँ से 26 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके जाते हैं, एमपी, सांसद महोदय। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन उसके पहले भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति में राष्ट्रपति संसद के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। यानी कभी अगर देश के ऊपर विपदा आ जाए, अभी जैसे ये कोरोना काल हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल था, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी लोगों को समूह में एकत्रित नहीं कर सकते, तो चुनाव को आगे बढ़ाया गया। तो अगर कभी लोकसभा के चुनाव हो तो उनको 1 साल तक आगे बढ़ा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किए जाने के कदम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर कभी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है तो किसी भी न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब आता है क्योरम। क्योरम अर्थात संसद की कार्यसाधक संख्या, यानी किसी भी मीटिंग्स के लिए मिनिमम कितने मेंबर सदस्य होना आवश्यक है। संसद की कार्यवाही शुरू करने तथा उसे जारी रखने के लिए पर्याप्त कुल सदस्यों में से उपस्थित सदस्यों की पर्याप्त संख्या होना आवश्यक है, जिनमें कि लोकसभा के कुल सदस्यों 545 का 1/10 अर्थात 55 सदस्य तथा राज्यसभा में कार्यसाधक संख्या राज्यसभा के कुल सदस्यों 250 का 1/10 अर्थात 25 सदस्य हैं। यानी यहाँ पे आपको ये भी बता करके रखा है कि लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, 545, और राज्यसभा में 250। तो अगर जब भी कभी आपके स्कूल के अंदर भी देख लीजिए कि अगर कभी क्लास लेनी होती है, आप में से अगर 60 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं, अगर 15 स्टूडेंट्स भी आते हैं तो भी आपके टीचर्स आपकी क्लास लेते हैं, क्योंकि जो आए हैं उनका तो बेनिफिट हो, वो तो मीटिंग्स में भाग लें। तो इसलिए कभी भी अगर कोई मीटिंग होनी होती है, अधिवेशन होना होता है, तो उसमें कम से कम लोकसभा और राज्यसभा में ये नियम बना हुआ है कि 1/10 सदस्य भी हैं तो भी वह उस मीटिंग में भाग ले सकते हैं। राज्यसभा
राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 से अधिक न हो ऐसा प्रावधान किया गया है कि हमारे देश के अंदर राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, जिसमें अप्रत्यक्ष रीति से राज्यों की तथा संघ प्रदेशों की विधानसभाओं से चुने हुए सदस्यों द्वारा सप्रमाण प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों की संख्या 238 है। जो हमारे 250 जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनमें से चुनाव सिर्फ 238 के लिए होता है। बाकी 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि अनेक फील्डों के अंदर, अनेक क्षेत्रों के अंदर जो विशेषज्ञ होते हैं, विशेष अनुभव या सिद्धियों को प्राप्त किए हुए मनुष्य होते हैं, उनको राष्ट्रपति अपनी तरफ से मनोनीत कर सकता है। अच्छा, कोई भी एक व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है। योग्यताएं, राज्यसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी जैसे हमने लोकसभा के अंदर पढ़ा था कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 30 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, जबकि लोकसभा में 25 वर्ष है। ठीक है। वह पागल, दिवालिया तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त तथा सजा प्राप्त अपराधी नहीं होना चाहिए। सरकारी संवैतनिक कर्मचारी अथवा किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में गुजरात के लिए 11 बैठकें सीटें प्रदान की गई है, जबकि लोकसभा में कितनी है? 26। वेरी गुड। ओके। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विसर्जन नहीं होता तथा इसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा भंग की जा सकती है हर 5 साल के बाद में। राज्यसभा के 1/3 सदस्य यानी 1/3 मेंबर्स हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस तरह राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। वे पुनः निर्वाचित या पसंद किए जा सकते हैं। यहाँ हम एक बात देख लेते हैं कि अगर आपकी क्लास के अंदर 60 मेंबर हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 विद्यार्थी हैं, इनमें से 20-20-20 के ग्रुप में हम 3 जगह पे डिवाइडेड कर देते हैं। अगर अभी 2021 चल रहा है, 20 मेंबर्स को अगर अभी राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है, तो अगली बार वापस से 2023 में बाकी के जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चुनाव किया जाएगा। अब 20 और 20 40 हो गए। अब कितने बचे? 20 और बचे। उनका चुनाव 2025 में करवाया जाएगा। तो अब यानी अब जो एक मेंबर जो कि 2021 में जो चुने गए थे उनका टर्न आएगा वापस से और उनके लिए चुनाव 2027 में होगा। तो 2021 से 27 यानी 6 वर्ष के लिए एक मेंबर को चुना जाता है। सामान्यतः संसद के दोनों सदनों के वर्ष में 3 अधिवेशन होते हैं, यानी दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो साल में 3 बार होती है। इसमें बजट सत्र, मानसून सत्र तथा शीतकालीन सत्र। भारत के उपराष्ट्रपति पद के आधार पर राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति है। वाइस प्रेसिडेंट जो कि हैं वह राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जबकि राज्यसभा के मेंबर में से ही उनके उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत के प्रथम अध्यक्ष जो कि कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। जो कि हमारे प्रथम वाइस प्रेसिडेंट भी थे, उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। अब आज हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगले वीडियो क्लास के अंदर हम लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।